हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे द मैग्निफिसेंस ऑफ मीजोलिथिक आर्ट। हम यहाँ पर मीजोलिथिक आर्ट को समझेंगे कि इंसान मीजोलिथिक एज के अंदर उन्होंने किस किस प्रकार की केव वॉल्स पर पेंटिंग करी और कुछ पोर्टेबल मीजोलिथिक आर्ट के बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहली लाइन इसी के बारे में है कि हमें कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। हालांकि वो मतलब जो ट्रेसेस हैं वो थोड़े से कम हैं, लेकिन देयर आर एविडेंसेस ऑफ पोर्टेबल म्यूजियोलिथिक आर्ट ऑल्सो। जनरली हम ऐसा समझते हैं जब भी बात प्री हिस्टोरिक एज की होती है कि इंसानों ने जो भी आर्ट फॉर्म्स या जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई होंगी वो केव्स पर या किसी रॉक पर बनाई होंगी। लेकिन पोर्टेबल आर्ट का मतलब क्या है? पोर्टेबल आर्ट का मतलब ये है जिसको आप प्लेस ए से प्लेस बी तक कैरी कर सको आराम से उठाकर। तो ऐसी भी आर्ट के जो ट्रेसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि आप उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस और दूसरी प्लेस से पहली वाली प्लेस तक लेकर आ सको। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को एक चर्ट कोर मिला है, चर्ट का एक पत्थर मिला है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन जो हैं वो एनग्रेव हैं। और ये राजस्थान की एक साइट से मिला है जिसका नाम है चंद्रवटी। चंद्रवटी राजस्थान के अंदर एक साइट है और ऐसा अज्यूम करा जाता है कि ये एक मीजोलिथिक एज का एक टूल है, ठीक है, बिकॉज बड़े सारे माइक्रोलिथ्स भी हमें इस साइट पर मिल रखे हैं, ठीक है। अब कुछ हमें एंग्रेव्ड बोन टूल्स भी देखने को मिलते हैं। इंसान ने जानवरों की हड्डियों पर भी कुछ नकाशी जो है वो बना रखी है, कुछ एंग्रेविंग्स कर रखी हैं और इसके एविडेंसेस हमें मध्य प्रदेश की भीमबेटका साइट के अंदर देखने को मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान कितनी माइक्रो एस्पेक्ट के साथ आर्टवर्क को करते थे इसके एविडेंसेस हमें एक ह्यूमन टूथ से भी देखने को मिलते हैं। एक ह्यूमन टूथ के ऊपर एक हमें थोड़ी सी मतलब जो ज्योमेट्री डिजाइन है वो धुंधली हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसकी पुष्टि करी जा चुकी है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि एक दांत का अवशेष मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को जिसके ऊपर कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइंस हैं, ठीक है, और वो एक जॉ फ्रेगमेंट के साथ अटैच है, यानी कि पूरा का पूरा जो जबड़ा है उस पूरे जबड़े में कुछ अन्य दांत भी हैं, लेकिन एक दांत ऐसा है जिसके ऊपर ज्योमेट्रिक डिजाइंस के मार्क हैं। तो ये सारे जो आर्ट वर्क हैं, जो एनग्रेविंग्स हैं, ये पोर्टेबल आर्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि आप चाहे ह्यूमन टूथ की बात करो या फिर बोन ऑब्जेक्ट्स की बात करो या फिर जैसे राजस्थान की चंद्रवटी साइड में जो चर्ट कोर मिला है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इन सब चीज़ों के पोर्टेबल आर्ट के एविडेंसेस हमें मीजोलिथिक एज से थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो एविडेंसेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू केव पेंटिंग्स एंड रॉक पेंटिंग्स, ठीक है। तो सबसे स्पेक्टेकुलर रिमेन्स मीजोलिथिक आर्ट फॉर्म्स के हमें जो देखने को मिलते हैं दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉक पेंटिंग्स और कुछ एनग्रेविंग्स। एंग्रेविंग्स को आगे चलकर पीट्रोग्लिप्स भी बोला जाता है। तो पहली रॉक पेंटिंग भारत के अंदर या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में जो डिस्कवर करी गई थी वो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सर्वेयर के द्वारा करी गई थी जिनका नाम था ACL कार्लियल। ACL कार्लियल ये एक असिस्टेंट सर्वेयर थे जो कि एसोसिएटेड थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, और इन्होंने ये चीज़ तब डिस्कवर करी थी पहली रॉक पेंटिंग जब जिस समय में भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर अंग्रेजी हुकूमत का कार्यकाल चल रहा था इन 1867 टू 1868। कहाँ से इन्होंने इसको डिस्कवर करा था? उत्तर प्रदेश के अंदर से। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो कैमूर हिल्स हैं, तो वहाँ पर एक साइट है जिसका नाम है सुहागी घाट, वहाँ से इन्होंने इसको डिस्कवर करा था। आज के समय में ऐसी हमें सैकड़ों की तादाद में हंड्रेड्स ऑफ रॉक साइट्स देखने को मिलती हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर हम प्री हिस्टोरिक कम्युनिटीज़ की लोगों की लाइफ को जानना चाहते हैं कि वो लेजर टाइम में, फ्री टाइम में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते थे, और पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू जो उनकी पेंटिंग वाली
जो एक कलाकृति बनाने वाली जो एक एक्टिविटी थी, तो वो किस लेवल तक जाती थी। और यहाँ पर हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं और उसके साथ कुछ वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों उसके बारे में। तो यहाँ पर ये कुछ हंटिंग सीन आपको दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द फिगर ऑफ बोविन एनिमल, जो कि हमें कथोटिया साइड से डिस्कवर करा गया है, विच इज़ अ काइंड ऑफ, ये केव पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग है। और दूसरी साइड पर लखा जोआर एक साइट है, वहाँ पर हमें जो एलिफेंट है उसकी एक इमेज देखने को मिलती है। दिस इज़ अ एलिफेंट एंड दिस इज़ अ बोवीन एनिमल। ओके, बोवीन मतलब जिसके सिंग है। उसके बाद हमें लखाजोर की साइड से एक हंटिंग सीन देखने को मिलता है, जिसको इंसानों ने ड्रॉ कर रखा है केव पर, एक वॉल पर। ठीक है, फिर एक पेंटिंग देखने को मिलती है जहाँ पर इंसान जो है वो पिग को, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक पिग है, इसको इंसान यहाँ पर कुछ खाना वगैरह देकर ये फीड कर रहे हैं। और कुछ फूड भी इंसानों के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रिपेयर करा जा रहा है। ये हमें मिला है फ्रॉम द साइड ऑफ कथोटिया। ठीक है, फीडिंग अ पिग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, इसकी इमेज के एविडेंसेस हमें कथोटिया नाम की साइट से मिल रखे हैं। और हंटिंग सीन जो है दैट इज अवेलेबल इन लखाजोआर साइट, कथोटिया एंड लखाजोआर। 1957 के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वीएस वकांकर। इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी भिमबेटका की साइड पर, कि भिमबेटका जो रॉक है वो बेसिकली क्या है कि मतलब ये बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे, वो अपनी वो बता रहे हैं कि ट्रेन विंडो से वो देख रहे थे सब कुछ वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल टू इटारसी। ठीक है, और नियर बाय रेलवे स्टेशन पर वो उतरे इस साइट को डिस्कवर कर, मतलब इस साइट के बारे में एक्सप्लोरेशन अपनी करने के लिए, भिमबेटका रॉक्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो इस तरीके से कोइंसिडेंटली उनका एक उनकी क्यूरियोसिटी जागी और वो भिमबेटका की साइड पर जाते हैं। और वो रॉक्स को जब चेकआउट कर रहे थे तो उनको बड़ी सारी ये जो पेंटिंग्स हैं ये देखने को मिली। और इस तरीके से सबसे मैग्निफिसेंट रॉक आर्ट साइट दुनिया के अंदर डिस्कवर करी गई थी बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी ऑफ वी एस वकांकार। ठीक है, तो भिमबेटका इज़ वन ऑफ द 7 हिल्स जहाँ पर एक आपको बहुत ही ज़्यादा नेचुरल पिक्चर्स यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, सीनिक ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया की। अब यहाँ पर जो रॉक शेल्टर्स हैं दे आर अराउंड 642 रॉक शेल्टर्स। उनमें से 400 के ऊपर हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि मीजोलिथिक एज के अंदर इंसानों ने बना रखी थी। कुछ एनग्रेविंग्स हैं और कुछ ब्रूजिंग्स हैं, यानी कि कुछ ना कुछ निशान हैं, कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस हैं। भिमबेटका के इन रॉक शेल्टर्स पर इंसानों ने जिस भी तरीके से पेंटिंग्स, एनग्रेविंग्स और जो ब्रूजिंग्स कर रखी हैं, उनका जो स्टाइल है, जो थीम है, ठीक है, और जो भी चीज़ उन्होंने वहाँ पर शो कर रखी है, तो वो बहुत पुराने समय के साथ कनेक्टेड है। ये हमने साइंटिफिक एविडेंसेस के थ्रू, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज़ हमें डिस्कवर कर रखी है। मेसोलिथिक पेंटिंग्स जो हैं वो और भी जगह पर, और भी साइट्स पर हमें मिल रखी हैं विद इन मध्य प्रदेश ऑल्सो। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर भिमबेटका की साइट तो मिली है, लेकिन भिमबेटका के अलावा और जो साइट्स मध्य प्रदेश के अंदर जो डिस्कवर करी गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जहाँ पर हमें मेसोलिथिक पेंटिंग्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, तो दे आर द साइट ऑफ, एक तो है खरवार, एक है जावरा, एक है कथोटिया और एक है लखाजोआर। ठीक है, जोआरा अलग, जावरा अलग है और लखाजोआर अलग है। ठीक है, यूरोप के अंदर बड़ी सारी जो प्री हिस्टोरिक एज की जो पेंटिंग्स हैं वो केव के ऐसे हिस्से में लोकेटेड हैं जहाँ से यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट को वो डिस्कवर मतलब करी गई है उनके द्वारा, कि वो डार्क जगह पर है थोड़ा सा, और ऐसे जगह पर मतलब इंसानों ने उस ज़माने में के अंदर, उस टाइम के अंदर पेंटिंग कर रखी थी, विच इज़ इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द केव। वहाँ पर आप आसानी से जा नहीं सकते हो। लेकिन भारत के अंदर जो रॉक शेल्टर्स हैं वो थोड़े से यूनिक इसलिए भी हैं क्योंकि वहाँ पर इंसानों ने पेंटिंग ऐसी जगह पर कर रखी है जो कि अच्छी खासी सनलाइट जहाँ पर आती है, रोशनी आती है, और ईजिली आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट पेंटिंग्स जो हैं ऑब्वियसली बात है वो
देवर बेस्ट पेंटिंग्स वर नॉट हाउएवर मेड इन शेल्टर्स डेट वर लिविंग स्पेसेस। कहने का मतलब ये है इंसान जिन केव्स में रहते थे सबसे बेस्ट पेंटिंग के एविडेंसेस हमें वहाँ से नहीं मिल रखे हैं जहाँ पर इंसान खुद रहते थे। जो आइडियल रॉक शेल्टर्स लोकेटेड थे, जो पत्थर थे जहाँ पर इंसान नहीं रहते थे केव के अंदर, जो है वो गुफा कम एक्सेसिबल थी, इट वॉज ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल, उनकी दीवारों पर इंसानों ने पेंटिंग कर रखी है ज़्यादातर। तो कुछ कुछ जो बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स हैं ऑन हाई सर्फेसिस, उसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती होगी एंड इट रिक्वायर्ड स्काफ फोल्डिंग ऑल्सो ऑफ मैनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों का कॉपरेशन और कॉमन एफर्ट की और टैलेंट की वजह से वो पेंटिंग बनाई गई होंगी। यानी कि मीजोलिथिक एज के जो लोग हैं वो उनके अंदर एक कॉपरेशन टेंडेंसी भी थी कि आइडल टाइम के अंदर, फ्री टाइम के अंदर, लेजर एक्टिविटी जब वो कर रहे हैं, पेंटिंग वगैरह को ड्रॉ कर रहे हैं, तो सब लोगों की आपसी सहमति और सहयोग से ही वो बनाई जाती थी। तो ऐसी जो पेंटिंग्स हैं ये लेयर्स में बनाई जाती थी। लेयर्स मतलब ये कि आपने यहाँ पर पहले कोई एक पेंटिंग बनाई इतने से स्पेस के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर फिर कोई और एक पेंटिंग है, उसके बाद इसके ऊपर फिर कोई एक और पेंटिंग है। तो पीछे वाली पेंटिंग जो है, जो सबसे पहले बनाई गई थी, वो बैकग्राउंड में चली जाती है, और ये जो येलो वाली पेंटिंग है, मान लो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ये सबसे टॉप पर आ जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा इंसान इसलिए करते थे कि एक पेंटिंग के ऊपर फिर से पेंटिंग बना रहे कुछ सालों के बाद, कुछ जनरेशन के बाद, ये एक रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस हुआ करती होगी इनके लिए, इनका कुछ विश्वास होगा किसी एक रिचुअल एक्टिविटी के अंदर, उसके तहत ही ऐसा करते होंगे। वरना रॉक शेल्टर्स पर इधर उधर जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हुआ करती थी। ठीक है, अब आप इस पेंटिंग को देखो, कितनी गहराई से, कितनी डिटेल से इंसानों ने पेंटिंग कर रखी है। ये वाली, ये भी हमें मिल रखी है लखा जुआर से, जहाँ पर एक फिशिंग सीन को दिखाया जा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पर रिया, ये देखो नेट्स हैं यहाँ पर। उस ज़माने के अंदर मतलब इंसान ने जैसे भी इसको बनाया हो, लेकिन देखो पेंटिंग के थ्रू दिखाए जा रहे हैं, तो देखो नेट्स, देखो नेट्स के थ्रू ये फिशिंग एक्टिविटी को करते थे। ठीक है, और ये वाला फिशिंग सीन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द साइड ऑफ लखा जुआर। ठीक है, और ये एक फैमिली सीन है। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है वो बैठे हुए हैं, उसके पेट के अंदर आपको देखो मछली देखने को मिलेगी कि सुबह हंट करके जो ये मछली लाए होंगे, इस इंसान ने वो खा ली है, तो उसके पेट में वो चली गई है वो मछली। ठीक है, तो दिस इज़ द फैमिली सीन। भीमबेडका की जो पेंटिंग्स हैं, इनको आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वकांकर ने स्टडी करा था साल 2005 में। उसके अलावा 1974 में इसको स्टडी करा गया था बाय अनदर आर्कियोलॉजिस्ट नोन एज यशोधर मथपाल। उसके बाद 1983 और 1993 में इसको स्टडी करा गया था बाय इरविन न्यूमायर। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च जो हैं, इन्होंने जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये वी एस वकांकर, अरविन न्यूमायर और यशोधर मतपाल, इन्होंने बेसिकली हमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स अनफोल्ड करके दे रखे हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि जो पेंटर्स जो थे मेसोलिथिक एज के, उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से रहा करती होगी, वो पेंट कैसे करा करा करते होंगे। सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग थे पेंटिंग को करवाने के लिए, लेकिन एक आर्टिस्ट भी तो हुआ करता होगा ना, जो कि ये मेन ड्राइंग्स वगैरह करता होगा, जो कि इंश्योर करता होगा कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मथपाल जो हैं वो भीमबेडका पेंटिंग्स के अंदर 3 मेन फेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पर हमें कुछ बताते हैं। और वो कहते हैं कि इन 3 फेजेस को फर्दर सब फेजेस के अंदर डिवाइड करा जा सकता है। पहले जो 5 सब फेजेस हैं वो मीजोलिथिक एज से रिलेटेड हैं, और 6 जो फेज है वो एक ट्रांजिशनल फेज है, एंड द लास्ट 3 बिलोंग टू द हिस्टोरिकल पीरियड। कहने का मतलब ये है कि हर एक जगह पर, जैसे मीजोलिथिक एज के अंदर आपने जो भीमबेडका साइड को समझा, वहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फैक्ट डिस्कस करा कि वहाँ पर कोई एक रॉक शेल्टर नहीं है। देयर आर 642 टोटल रॉक शेल्टर्स, जिसमें से 400 लगभग रॉक शेल्टर्स पर हमें पेंटिंग्स, एनग्रेविंग्स और ब्रूजिंग्स देखने को मिलती हैं। कुछ ना कुछ मतलब उसके ऊपर बन रखा है। तो यहाँ पर इंसान अलग अलग प्रकार की पेंटिंग करते होंगे, अलग अलग प्रकार के शेड्स और कलर्स को यूज़ करते होंगे। तो 16 कलर और जो शेड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करा गया है, और सबसे ज़्यादा उन कलरों में से जो इंसान यूज़ करते थे वो था वाइट कलर और लाइट रेड कलर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करा गया है। कलर जो हैं दे वर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, विच वर ग्राउंड
पहले उनको मिक्स करा जाता था, ठीक है, पीसा जाता था, फिर मिक्स करा जाता था पानी के साथ, और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी उसके अंदर मिलाए जाते थे। और ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, हम एनसीईआरटी वगैरह के अंदर, पूनम जाल रही है जैसे बुक्स के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं। लाइक एनिमल फैट, ठीक है, बोन मैरो, या फिर एग वाइट। रेड जो है ये इंसान कलर कहाँ से लाते थे? फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। ये एक प्रकार का गेरुआ रंग इसको इनको देता था इंसानों को। वाइट जो लाया जाता था वो वाइट जो लाया जाता था कलर, वो लाइमस्टोन से लाया जाता था। एंड ग्रीन जो है वो हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो ग्रीन चैल्कडोनी पत्थर से आता होगा। कुछ जो पेंटिंग्स जो थी वो ऐसी पेंटिंग्स है कि वहां पर अलग अलग कलर्स को यूज नहीं करा गया, दे आर मोनोक्रोम, एक ही कलर से वो पेंटिंग करी गई है। कुछ जो है देवर पोलीक्रोम, ठीक है, पोलीक्रोम, मोर देन वन कलर। जो हैंडल्स जो थे ब्रशेस के वो बनाए जाते थे ट्विग्स से, ठीक है। और जो ब्रश था आगे का, जो ये जो जैसे ये जो है, ये तो किसी ट्विग से एक लकड़ी के टुकड़े से आपने बना लिया, और इसके बाद आपको यहाँ पर आगे की साइड पर जो मेन जो ब्रश है, होल्डिंग के अलावा जो आपको मेन जो ब्रश चाहिए जिसके ऊपर सॉफ्ट तरीके का ये मटेरियल लगा होगा, तो इसके लिए इंसान यूज़ करते थे स्क्विरल की टेल, गिलहरी की पूंछ, जानवरों का फर, या सीमल जो कि सिल्क कॉटन को कहा जाता है। तो बड़ी सारी मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स पर एनिमल्स की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं कि इंसानों ने एनिमल्स को बहुत ज़्यादा बना रखा है। दे डोमिनेट द सीन स्पेशली एट भीमबेटका। 29 स्पीशीज जो है एनिमल्स की वो डिपिक्ट करी जाती है, इंक्लूडिंग चीतल। सबसे कॉमन जो है चीतल ही आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा लेपर्ड, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट, राइनोसेरोस, एंटीलोप, डियर और स्क्विरल। अलग अलग प्रकार की चिड़िया, मछलियाँ, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस और स्मॉल सेंटीपीड, इसको हम कहते हैं कनखजूरा या कांतर जिसको कहा जाता है, ये भी आपको देखने को मिलती है। अब भीमबेटका की हिल साइड पर आज के समय में भी बड़े सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे हाथी आज के समय में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, राइनोसेरोस, ठीक है। मतलब आज के समय में भी आपको बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये एलिफेंट्स, राइनोसेरोस, लायंस, वाइल्ड बफेलो, गौर और ब्लैकबक जो है, ये मेसोलिथिक पेंटिंग के अंदर जो है दे हैव मतलब इनकी कोई ट्रेसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन भीमबेटका की रॉक आर्ट साइट पर आज के समय में आपको बड़े सारे एनिमल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। उनके अवशेष भी मिल रखे हैं उस जमाने में जो एनिमल्स अवेलेबल थे, लेकिन इंसानों ने सभी प्रकार के एनिमल्स की जो पेंटिंग है वो नहीं कर रखी है। और भीमबेटका को यूनेस्को के द्वारा, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको दर्जा मिला था। तो मेसोलिथिक आर्ट जो है भीमबेटका के अंदर या कहीं पर भी देखने को मिलती है, तो एनिमल्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन देयर ओन या एज द पार्ट ऑफ हंटिंग सीन। या तो एनिमल्स जो है वो अलग से बनाए गए हैं, या उनको हंटिंग सीन के साथ डिपिक्ट करा गया है कि इंसान जो हैं वो एनिमल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स को फॉलो कर रहे हैं उनको हंट करने के लिए। तो हंटर्स जो हैं कभी कभार वो अकेले भी हंट करते थे, लेकिन कभी कभार कुछ जो एनिमल्स का शिकार करते हुए आपको कुछ जो पेंटिंग्स मिलेंगी वो ग्रुप्स में भी मिलेंगी। समटाइम्स दे वर वेयरिंग मास्क, कुछ हेड ड्रेसेस पहनते थे वो, ठीक है। एंड दे वर क्राउंड विद एंटलर्स एंड हॉर्न्स, यानी कि जैसे कुछ किसी ने मुकुट पहना हुआ है जहाँ पर सींग वगैरह बन रखे हैं। तो वो चीज़ ये दिखाता है कि ग्रुप का कोई जो लीडर होता था, जो हेड होता था, वो इस हंटिंग वगैरह प्रोसेस को इनिशिएट करता होगा। तो यहाँ पर हमें इंसान बहुत कुछ पहने हुए भी नज़र आते हैं पेंटिंग्स के अंदर, कि जैसे उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हो, जैसे नेकलेसेस, बैंगल्स, रिस्ट बैंड, एल्बो बैंड और नी बैंड, ठीक है। कुछ ऐसे भी थे देवर अनआर्म्ड पिक्चर्स, अदर्स दे कैरीड अनआर्म्ड, मतलब ऐसे ही शिकार कर रहे हैं जानवरों का बिना किसी हथियार के। और दूसरी पेंटिंग्स में हमें कुछ जो हैं आर्मामेंट्स भी देखने को मिलते हैं, सच एज स्टिक्स, स्पीयर्स, बोज, एरोस या फिर स्लिंग्स। हंटर्स जो हैं
उनके साथ साथ कभी कभार इन एनिमल्स को हंट करने के लिए कुत्ते भी जाते थे शिकार करने, डॉग भी उनके साथ जाते थे बिकॉज डॉग वॉज डोमेस्टिकेटेड एनिमल एट दैट टाइम। और हमें कुछ सीन्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर इंसान कुछ एनिमल्स को अलग अलग तरीके से ट्रैप कर कर उनके लिए कुछ जाले वगैरह बिछाकर उनको पकड़ते थे, ठीक है, और दूसरे एनिमल्स के पीछे वो भागते थे, ठीक है। अदर्स ऑफ एनिमल्स रनिंग आफ्टर हंटर्स, यानी कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो भाग रहे हैं लेकिन हंटर्स उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, एनिमल्स हंटर्स के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ एनिमल फिगर्स हमें बड़ी ना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं इन पेंटिंग साइड से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब ये मतलब कि उनको आइडेंटिफाई नहीं करा जा सकता यानी कौन सा जानवर बना दिया इंसानों ने पेंटिंग के अंदर। और कुछ बड़े रियलिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं। तो एनिमल्स आर समटाइम्स शोन इन द आउटलाइन, फॉर इंस्टेंस देयर बॉडीज आर डेकोरेटेड विद डिजाइंस। और कुछ जो पेंटिंग्स हैं वो एक्सरे स्टाइल के अंदर है। एक्सरे स्टाइल मतलब वहां पर आपको इनर ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे फीटस इन द वॉम्ब ऑफ फीमेल एनिमल्स। तो अपार्ट फ्रॉम हंटिंग सीन, एनिमल्स जो हैं दे अपीयर इन मोर पीसफुल सिंपैथेटिक सीन्स सच एज दोज डिपिक्टिंग अ प्रेग्नेंट एनिमल्स ऑल्सो, यानी कि हमेशा एनिमल्स हंट करते हुए नहीं दिखते थे जो पेंटिंग में। इंसान पेंटिंग ऐसी भी बनाते थे एनिमल्स की जहाँ पर एनिमल्स को प्रेग्नेंट होते हुए दिखाया जा रहा है या उनके पेट में एक बच्चा है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक पैंथर को, एक टाइगर को दिखाया जा रहा है उसके बच्चों के साथ, उसके कब्स के साथ। स्टैग एंड चीतल रनिंग आफ्टर अ फॉन, के एनिमल्स दूसरे कैसे कौन से एनिमल्स का हंट करते थे। ग्रेजिंग बफेलोज, जो खरगोश है वो इधर से उधर कूद रहे हैं। एंड मंकीज जो है वो इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान जो थे वो बहुत बड़े ऑब्जर्वर भी थे, वो ये सब चीज़ें रियल लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते होंगे, पर इमेजिन करके ये सारी पेंटिंग्स को बनाते होंगे। तो इंसान की साइकोलॉजी जो बुद्धि है वो मेसोलिथिक एज में भी उतनी ही फास्ट दौड़ती थी जैसे आज दौड़ती है, थोड़ी सी उससे कम मान लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते जाते हो आपकी दिमाग की क्रिएटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन इंसानों ने, ऑब्वियसली बात है, ये कोई लाइव सीन्स तो पेंट करे नहीं होंगे कि बगल में यहाँ पर जो है ये सच में हंटिंग और ये सब चल रहा है और तब तक इंसानों ने पेंटिंग कर दी होगी। इंसान गहराई से सोच विचार कर कर ऑब्जर्व करते थे इन सारी चीज़ों को और फिर अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में ये सब पेंटिंग्स को बनाते थे। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द सीन्स। हमें कुछ फैंटेस्टिक एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। द फेमस बिम्बेडका बोर, जिसको हम कहते हैं जंगली सुअर, तो इट हैज़ द बॉडी ऑफ अ बोर बट अ स्नाउट लाइक राइनोसेरोस, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इमेजेस हैं कुछ कुछ। जैसे हमें एक जंगली सुअर की एक फोटो देखने को मिलती है, पेंटिंग देखने को मिलती है, तो बॉडी से तो वो प्रतीत हो रहा है ऐसा कि वो जंगली सुअर है, लेकिन उसकी जो नोज है वो ऐसा लग रहा है नोज से देखकर कि एक राइनोसेरोस है। एंड द अंडर लिप ऑफ एन एलिफेंट एंड द हॉर्न्स ऑफ बफेलो, तो छोटे छोटे कुछ कुछ एनिमल्स के पार्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेसोलिथिक पेंटिंग्स जो भिम्बेटका के अंदर देखने को हमें मिलती है और दूसरी साइड्स के अंदर वो डिपेक्ट करती है मर्द और औरतों को भी, यंग और ओल्ड ह्यूमन फिगरीन्स को भी। मेल फिगर्स जो हैं दे लुक लाइक मैच स्टिक्स, उनको ऐसे करके बनाया जाता है, जैसे मैं हमेशा ह्यूमन्स की रिप्रेजेंटेशन आपको मैच स्टिक फिगर के अंदर दिखाता हूँ बनाकर, वैसे ही इंसान को ऐसा मेल फिगर्स को ऐसा बनाया जाता था। और विमेन को कभी कभार पूरे 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 फुल फॉर्म में बनाया जाता था, यानी कि प्रॉपर तरीके से। जैसे आप ये औरतों को बना रहे हो तो यहाँ पर आप उनकी गर्दन को दिखा रहे हो, यहाँ पर आप उनके प्रॉपर तरीके से जो शोल्डर है उसको दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है मैस्टिक फॉर्म, ये होता है फुल फॉर्म। कुछ जो मैन है दे यूज टू वियर लॉइन क्लोथ, जो कि बना होता था पत्तियों से, एनिमल की स्किन से एंड पीस ऑफ द बाग ट्री। मैन जो हैं दे वियर देयर हेयर लूज, खुले बाल रखते थे, और औरतें जो है वो जूड़ा बनाकर रखती थी। कुछ फिगर्स हमें थोड़े से ब्रॉड देखने को मिलते हैं, दे वर डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑल्सो, ठीक है। फ्रॉम देयर एटीट्यूड सीम्स टू रिप्रेजेंट मैन ऑफ अथॉरिटी, तो उनकी पेंटिंग से ऐसा देखने को हमें लगता है कि ये लीडर्स होंगे उस ग्रुप के। फिर हमें कुछ मास्क्ड डांसर्स भी देखने को मिलते हैं जिनको हम डांसिंग सॉसरस भी कहते हैं। वो रिचुअल स्पेशलिस्ट की तरह प्रतीत होते हैं हमें। हैंड, फिस्ट, फिंगरप्रिंट्स, ये भी हमें देखने को मिलते हैं इंसानों के इन सारी साइड से। सिमिलर टू दोज डैट पीपल मेक ऑन देयर हाउसेज दीज डेज ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन, जैसे रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार आपको पता होगा हिंदू धर्म के अंदर जैसे कोई एक लेडी जो है वो शादी कर कर आती है
तो उसके हाथों को हल्दी वगैरह के अंदर डुबोकर घर के आगे एक छाप लगवाया जाता है। ठीक है, शुभ ओकेशंस पर ऐसा करा जाता है। तो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं, इससे हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मेन जो हैं वो हंट करते हुए दिखाए जाते हैं, एंड वेमेन वर शोन एज गैदरिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडिंग फूड ऑन द कॉर्न्स, जैसे जो सिलबट्टा होता है उसके ऊपर जैसे वो कोई चीज़ ग्राइंड कर रही हो, घर वगैरह के अंदर रहकर उनको अपने बच्चों का ध्यान ध्यान रखना था, और वो गैदर करेंगी। सिर्फ रिस्की काम जैसे हंटिंग वगैरह का जो काम है ये मर्दों के लिए होता था, ऐसा से प्रतीत हम प्रतीत कर सकते हैं। ऐसा हमें इससे देखकर प्रतीत होता है, आर्कोलॉजिस्ट इससे ये अनुमान लगाते हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किस प्रकार का वेजिटेबल फूड जो है वो प्रोसेस करा जा रहा था इन औरतों के द्वारा, क्योंकि उसका हमें प्रॉपर तरीके से आइडिया नहीं लग पाता है। जैसे ये वाली अगर आप पेंटिंग देखोगे, यहाँ पर औरतें जो हैं वो कुछ ना कुछ ग्राइंड कर रही हैं, जैसे ये इधर, लेकिन वो क्या ग्राइंड कर रही हैं स्पेशल तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से हमें पता नहीं लग सकता क्या ये किसी स्पेशल ओकेशन का फूड था या फिर नॉर्मल ओकेशन का था भी, तो था क्या एक्चुअली ये हमें पता नहीं लग पाता है। ठीक है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, बीइंग प्रोसेस्ड। बास्केट जैसे जो कंटेनर्स थे वो यूज़ करे जाते थे फूड को स्टोर करने के लिए, लेकिन हमें कोई भी पॉटरी के एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं। ड्राई गोड्स और लेदर बैग्स जो हैं वो यूज़ करे जाते थे इंसानों के द्वारा मीजोलिथिक एज के अंदर वाटर को होल्ड करने के लिए। एंड देयर आर सीन्स ऑफ पीपल कलेक्टिंग फ्रूट एंड हनी ऑल्सो। कुछ सीन्स के अंदर हमें सेक्सुअल एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, और कुछ सीन्स के अंदर हमें जो लोग हैं वो देखने को मिलते हैं एज देवर डांसिंग। डांसर जो हैं दे कन्वे अ सेंस ऑफ रिदमिक मूवमेंट, और कभी कभार वो अपना बैलेंस भी लूज कर जाते थे और वो गिर भी जाते थे। ऐसी पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। अब ये सारी पेंटिंग्स की सारी फोटोज यहाँ पर लगाई नहीं जा सकती, ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि भीमबेटका के अंदर टोटल 642 केव्स हैं, लेकिन 400 केव्स के अंदर हमें पेंटिंग्स एंड ग्रेविंग्स और ये ब्रूजिंग्स देखने को मिलती हैं, तो सबकी फोटोज नहीं लगाई जा सकती हैं। इसलिए राइटर यहाँ पर आपको सिर्फ एक जनरल अनुमान दे रहे हैं इन सब चीज़ों का। ओके, अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो ये प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट साइट्स हैं ये आपको सिर्फ मध्य प्रदेश वगैरह के अंदर ही देखने को मिलती हैं। हमें ये लद्दाख के अंदर और कुमाऊं रीजन के अंदर भी देखने को मिलती हैं। तो जो इम्पोर्टेंस है रॉक आर्ट साइट्स की वो और भी जगह पर है। ठीक है, नई नई साइट्स भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ साइट्स बाद में डिस्कवर करी गई, जैसे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी के अंदर है, वहाँ पर एक हमें साइट देखने को मिलती है विंध्यास माउंटेन्स के आसपास। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो रॉक आर्ट साइट जो है हमें मिलती है झारखंड और बिहार के अंदर। यहाँ पर लगभग 55 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स जो हैं जिनके ऊपर रॉक आर्ट है वो आइडेंटिफाई करे गए हैं इन वेस्टर्न उड़ीसा, स्पेशली इन सुंदरगढ़ एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। माइक्रोलिथ्स भी हमें मिलते हैं कुछ कुछ रॉक शेल्टर से, जो कि कंफर्म करते हैं कि मीजोलिथिक एज जो है, मीजोलिथिक एज के इंसान यहाँ पर रहते थे। रॉक पेंटिंग्स के लिए अगर हमें रिचेस्ट एरिया को पता लगाना है, सबसे ज़्यादा भरमार के अंदर अगर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स हमें मीजोलिथिक एज के अंदर देखने को मिलती हैं, तो वो 12 रॉक शेल्टर से देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, ऑफ द लेखामोड़ा ग्रुप इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ चिंगा पहाड़ एंड गर्जन पहाड़। एक्सकवेशन जो हैं कुछ रॉक शेल्टर्स के अंदर हमें ये भी रिवील करती हैं कि यहाँ पर लोग रहा करते थे मीजोलिथिक एज से जाते हुए चैल्कोलिथिक एज तक। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर रॉक आर्ट से जो डिस्कवर करा गया है उड़ीसा के अंदर वो ये है कि यहाँ पर हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, एनग्रेविंग्स देखने को मिलती हैं। सेम शेल्टर के अंदर पेंटिंग्स भी हैं और पत्थरों के ऊपर रॉक जो मतलब जो चट्टान है उसके ऊपर हमें नक्काशी भी देखने को मिलती है। तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट, जहाँ पर हमें पेंटिंग्स और एनग्रेविंग्स के अवशेष एक ही शेल्टर से जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो आर्ट है ज़्यादातर वो नॉन फिगरेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के ऊपर या डेकोरेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है, डेकोरेटिव डिज़ाइंस के ऊपर। लाइक डिज़ाइन ज्योमेट्रिक भी हुआ करती थी, नॉन ज्योमेट्रिक भी हुआ करती थी। एनिमल्स जो हैं दे अकर इनफ्रीक्वेंटली, और ह्यूमंस जो हैं दे आर इवन मोर रेयर। कुछ कुछ साइट्स के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, मीजोलिथिक एज के अंदर। तो यहाँ पर आपको
एक हंटर की फ़ोटो देखने को मिल रही है विद बास्केट और नेट फिल्ड विद एनिमल्स। इतने सारे जानवरों को ये पकड़ कर लेकर आया है, ठीक है, जो कि हमें जावरा से मिल रखी है विच इज़ इन मध्य प्रदेश। एंड पेयर ऑफ हंटर्स, ये जो पेंटिंग है ये भी हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश से देखने को मिलती है। केरला के अंदर भी बड़ी सारी रॉक आर्ट साइट्स हैं जहाँ पर पेंटिंग्स और कार्विंग्स हमें देखने को मिलती है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इज द केव नोन एज एजुटू गुहा, जो कि एक सॉरी घने सैंडलवुड फॉरेस्ट के अंदर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। ये वाली साइट, ये एक बेसिकली केव साइट है। ज्योमेट्रिक फिगर्स की पेंटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कुछ एनिमल्स की भी, कुछ ह्यूमन फिगर्स की भी। एक प्रॉब्लम इन सारी जो रॉक आर्ट पेंटिंग्स है उसके साथ ये है कि हालांकि कुछ जो पेंटिंग्स हैं दे हैव बीन असाइन टू द लेट मीजोलिथिक फेज ऑल्सो, लेकिन कोई भी जो मीजोलिथिक टूल्स हैं यहाँ पर डिस्कवर नहीं करा गया इन एनी ऑफ द केरला रॉक शेल्टर्स। रॉक आर्ट साइट्स बहुत भारी भरकम मात्रा के अंदर हमें अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जो स्टेट्स के हमने नाम लिए, केरला ये कर्नाटका के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बड़ी सारी जो रॉक आर्ट साइट्स हैं डेक्कन रीजन के अंदर दे आर डोमिनेटेड बाय द डिपिक्शंस ऑफ कैटल एंड दे सीम टू बिलोंग टू द स्टेज ऑफ एग्रो पेस्टोरलिज्म, कि यहाँ पर इंसान ने थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करना भी जान गए थे और अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जाते थे चरवाने के लिए उनको। अब दोस्तों रॉक आर्ट मतलब रॉक आर्ट को डेट करना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग इसलिए यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट एक रिलेटिव या अप्रॉक्सीमेट डेटिंग इनके लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ को एनालाइज करते हुए कि किसी भी रॉक आर्ट की थीम क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका स्टाइल क्या है, टेक्निक क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको इंसानों ने मतलब बनाया था, पेंट करा था, ठीक है। केयरफुल स्टडी ऑफ सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग करी जा रही है और एक पेंटिंग को दूसरी पेंटिंग से कंपेयर भी करा गया। इन सब के बेसिस पर एक अप्रॉक्सीमेट डेट दी जाती है। तो कुछ साइंटिफिक तरीके ज़रूर है हमारे पास इन रॉक पेंटिंग को डेट करने के लिए, जैसे कार्बन 14 डेटिंग मेथड जो है वो यूज़ करा जाता है टू डेट ऑर्गेनिक पिगमेंट या मिनरल डिपॉजिट जो हमें देखने को मिलते हैं सरफेस पर, इन आर्ट सरफेस पर। अगर वो नेचुरल चीज़ों से कलर पिगमेंट वगैरह बनाते थे इंसान, डिपॉजिट्स जो होते हैं या फिर जिसको कहा जाता है पैटीना रॉक आर्ट पर, उसकी डेटिंग के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस का यूज़ करा जाता है, OSL टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है मेथड्स का, या यूरेनियम थोरियम डेटिंग मेथड का यूज़ करा जाता है, जिससे हमें एक इनडायरेक्ट एविडेंस देखने को मिलता है ऑफ द एज ऑफ द आर्ट इटसेल्फ। तो इस आर्ट को एग्जामिन करते हुए हमें फील्ड माइक्रोस्कोपी का भी ध्यान रखना होता है, या फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू इस प्रकार की आर्ट को मतलब समझा जा सकता है गहराई से, बारीकी से अगर हमें समझना है, ताकि प्रॉपर तरीके से हम कलर वगैरह को भी डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडिया में इतनी ज़्यादा यूज़ तो नहीं हुई है, यानी कि ये साइंटिफिक मेथड्स, अगर हम पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग को लेकर साइंटिफिक मेथड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करा गया है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट की इंटरप्रिटेशन अलग रहती है और उसके बेसिस पर क्रिस कोस्टिंग चलती रहती है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर ट्रेडिशनल मेथड्स पर ही रिलाई करते हैं। तो डेटिंग की प्रॉब्लम के अलावा दूसरे चैलेंजेस भी हैं इंडिया की रॉक आर्ट को समझने के लिए, कि हम उसको एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से कैसे एसोसिएट करें, एक लार्जर लैंडस्केप के कॉन्टेक्स्ट में सेटलमेंट पैटर्न के बेसिस पर उसको कैसे समझें। कि कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज के जो लोग हैं वो पेंटिंग्स और इंग्रेविंग्स कराई क्यों करते थे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, कि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी की एक अर्ज होती हो, ठीक है। वो अपने होम्स को हो सकता है डेकोरेट करना चाह रहे हो, या फिर अपनी पिक्चर्स के थ्रू वो कोई कहानी बताना चाह रहे हो। तो कुछ जो सीन्स हैं उसके अंदर हमें कम्युनिटी आइडेंटिटी भी देखने को मिलती है, कुछ सीन्स के अंदर हमें एक अकेला इंडिविजुअल सॉलिडेरिटी की फॉर्म में भी देखने को मिलता है। कुछ कुछ ऐसे भी इवेंट्स दिखाए गए हैं जिसको इंसान काफ़ी ज़्यादा उस ज़माने के अंदर मेमोरेबल मानते हैं, क्योंकि वो उनके हो सकते हैं कि कुछ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ हों। और बाकी जगह पर हमें कुछ ऐसे भी रिचुअल्स देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि इंसान हंटिंग को या फर्टिलिटी के प्रोसेस को भी एक रिचुअल की तरह फॉलो करते थे। तो ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये पेंटिंग्स जो हैं क्या ये मर्दों ने बनाई या ये औरतों ने बनाई या दोनों ने बनाई, ठीक है। हमें इंसानों के और जानवरों के सीन्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये पेंटिंग्स एक्चुअली जो है वो बनाई किसने है, ठीक है।
तो एथनोग्राफिक एविडेंस हमें ये भी सजेस्ट करते हैं, जो कि स्कॉलर्स ने बेसिकली एथनोग्राफिक एविडेंसेस जो कलेक्ट कर रखे हैं उसके बेसिस पर हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रॉक आर्ट की एज के बड़े सारे एस्पेक्ट्स को। लेकिन आज के समय से इसको प्रॉपर तरीके से करेक्ट नहीं करा जा सकता। तो एक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ जो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो हमें जावरा साइड से देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो उसके अंदर, उस पेंटिंग के अंदर हमें मतलब ऐसा देखने से, मतलब उस पेंटिंग को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंसान एक व्यू को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि जो धरती है, ये जो पूरी दुनिया है, इसके अंदर एयर है, अर्थ है और फायर है। लेकिन हो सकता है कि इसका मीनिंग जो है वो दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट के लिए डिफरेंट हो। तो मेसोलिथिक आर्टिस्ट जो थे जिन्होंने इसको पेंट करा, दे हैव नोन इट फॉर श्योर। लेकिन हम ये जो हैं सिर्फ एक इमेजिनेशन के बेसिस पर बता सकते हैं, अलग अलग पॉसिबल मीनिंग्स अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो रॉक आर्ट भी एक अच्छी चीज़ है अगर हमें प्री हिस्टोरिक एज के लोगों के माइंड को समझना है, उनकी लाइफ को समझना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनमें से हमेशा मिस्टीरियस ही रह जाएंगी, ठीक है। और जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके बीच में सवाल जवाबों की प्रक्रिया जो है वो चलती चली जाएगी, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से हम बेसिकली डेट को असाइन नहीं कर सकते, हर चीज़ के बारे में बता नहीं सकते कि इंसान ने ऐसा क्यों बनाया, क्या बनाया, ये जो बना रखा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे तो वो क्या है, ठीक है। तो ये एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जो जारा के अंदर इंसान ने कर रखी है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि इसका आप कोई भी मीनिंग डिराइव नहीं कर सकते हो, बड़ी सारी मीनिंग आप वैसे डिराइव कर सकते हो कि यहाँ पर तो चलो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ क्रॉप्स ग्रो करे जा रहे हैं, नीचे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ फिशेस है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सन बोल सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ों का आप बस एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो है एक हनी कॉम को डिनोट कर रहा है, ये वाली जो तस्वीर है। बाकी लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये क्या नॉर्मल डिज़ाइन है या फिर कुछ सिम्बोलिज्म है, इंसान ने क्यों बनाई ये सब चीज़ें, तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो कंक्लूजन में दोस्तों में इतना बताया जा रहा है कि प्री हिस्ट्री एक रिप्रेजेंट करता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन पास्ट को। सबसे ज़्यादा लंबा इतिहास जो इंसानों को छुपा हुआ है वो प्री हिस्ट्री के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। और इसी फेज़ के बाद हमें मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं वो ईजाद होते हुए देखने को मिलते हैं धरती पर। उन्होंने अलग अलग प्रकार के स्टोन टूल्स बनाए विद यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज। उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज जो है हर एक एज के अंदर चेंज होती हुई हमें दिखती है, फ्रॉम पेलोलिथिक टू मीजोलिथिक, मीजोलिथिक टू न्यूलिथिक। न्यूलिथिक एज का जो चैप्टर है वो हमारा अगला चैप्टर है। और पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमें ये भी सजेस्ट करती हैं कि अलग अलग लोगों का जो जीने का जो तरीका था वो क्या था, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे धीरे धीरे करके चेंज हो रही थी। तो ये जो डेटा है हमारे पास ऑफ द लोअर मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक फेजेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे साइड डिस्कवर होती जा रही है हमें मिलता चला जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं स्टोन टूल्स की। मेसोलिथिक कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमें ये भी देखने को मिलता है इन सारे डेटा की वजह से कि वो नए नए इकोलॉजिकल नीश में जाकर, नए नए इन्वायरमेंट में जाकर रहती थी, ठीक है। लोग मतलब बेसिकली रहते थे। रॉक आर्ट के एविडेंसेस भी हमने जाने इस लेक्चर के अंदर, उससे हमें लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता लगता है, एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है, उनका माइंडसेट कितना वर्क करता था, जिन चीज़ों को उन्होंने देखा है वो उन्होंने पेंटिंग के थ्रू बनाया। और उस ज़माने के अंदर पेंटिंग के थ्रू बनाना कितना मुश्किल था, जैसे ब्रश का डिसाइड करना कि ब्रश कैसे बनेगा, कितनी थिकनेस होगी ब्रश की, उसके लिए आप क्या क्या यूज़ करोगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इंसान जो है वो स्क्वेरल्स की पूंछ का यूज़ करते थे। तो पेलोलिथिक और मेसोलिथिक जो लोग थे वो अपना फूड ऑब्टेन करते थे फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग। लेकिन जो एनिमल्स बोन्स हमें कुछ कुछ मेसोलिथिक साइट्स पे मिल रखी हैं वो ये इंडिकेट करता है द बिगनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कैन बी ट्रेस बैक टू दिस। एंड मेजर ट्रांजिशन हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से फूड प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे करके हमें देखने को मिलती है। जैसे इंसानों ने प्लांट्स और एनिमल्स को जब डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा, आगे चलकर फिर इंसान खेती बाड़ी भी करना स्टार्ट कर देगा, जो कि एक नई स्टेज बनती है कल्चर ट्रांजिशन के अंदर, डैट इज नोन एज न्यूलिथिक एज, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करा, डैट वाज आवर पेलियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।